जब मैं 15 साल का हुआ, एक रात माँ ने मुझे अचानक जगाकर बहुत डांटा और मारा। उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे। बाबा के जाने के बाद मैं माँ के साथ ही सोता था, लेकिन उस दिन से मैं अलग कमरे में सोने लगा। एक रात अचानक माँ की याद आ गई, तो मैं चुपके से उठकर उनकी चारपाई पर लेट गया। लेकिन तभी मेरी रूह कांप उठी क्योंकि माँ ने मुझे धीरे से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा नाम राज है। जब मैं सिर्फ 4 साल का था, तभी मेरे पापा का निधन हो गया था। तब से मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे। हमारा घर बड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कच्चा कमरा था। रात को मैं हमेशा अपनी माँ के पास ही सोता था। समय गुजरता गया और अब मैं 14 साल का हो गया था। जब भी मैं मोहल्ले में निकलता, लोग मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते रहते थे, तुम्हारी माँ कैसी है? मुझे ये देखकर आश्चर्य होता कि उन्हें मेरी माँ की इतनी परवाह क्यों है। लेकिन जब मैं अपनी माँ के साथ बाहर जाता, तो लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगते थे। ये सब देखकर मेरा दिल भारी हो जाता था। एक रात मैं गहरी नींद में था कि अचानक हमारे कमरे की खिड़की पर कहीं से पत्थर गिरा और उसका शीशा टूट गया। मैं और मेरी माँ दोनों डर के मारे जाग गए। उस डर के माहौल में मेरी माँ अचानक गुस्से में आ गई और बोली, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, तुम्हें अब बाहर ही सोना होगा। कुछ दिन बाद एक रात मेरी माँ मेरे पास आई और फौरन कहा, चलो बेटा, हमें आज ही इस घर को छोड़कर दूसरे शहर जाना होगा। यहाँ रहना अब हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी, इसलिए उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं खुशी से बोला, माँ क्या हमें नया कमरा मिलेगा? उन्होंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन अभी हमें यहीं से तुरंत जाना होगा। उस दिन मेरी माँ ने अपने लाल रंग के कपड़े पहने और घर की दहलीज पार करते हुए मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। माँ के हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मैंने देखा उसमें उन्होंने अपने सारे गहने, पैसे और जरूरी सामान रख लिया था। घर से थोड़ी दूरी पर एक काली गाड़ी खड़ी थी, जैसे उसी पल के इंतजार में हो। हम जैसे ही बाहर निकले, वो आदमी बिना कुछ पूछे हमें गाड़ी में बैठा ले गया और गाड़ी शहर की ओर चल पड़ी। मुझे तभी एहसास हुआ कि वो आदमी माँ का जान पहचान वाला था। सफर चुपचाप बीता और हम रातों रात एक अनजान शहर में पहुंच गए। वहां का मकान बड़ा और ठीक ठाक था। वो आदमी हमें दरवाजे तक छोड़कर बिना कुछ कहे लौट गया। मैंने माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून और थकान दोनों थे। उन्होंने मुझे प्यार से कहा, अब हमें कोई खतरा नहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं चारपाई पर चुपचाप बैठा उन्हें देखे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है माँ? मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सारे दोस्त तो गांव में ही रह गए, क्यों हमें अचानक सब कुछ छोड़कर आना पड़ा? माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र अब ऐसी हो गई है कि अगर हम गांव में और रहते तो लोग तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने लगते। माँ की बात सुनते ही मेरी यादें लौट आईं। कुछ दिन पहले गली के नुक्कड़ पर एक लड़के ने मेरे सामने मेरी माँ के बारे में बेहद भद्दे और शर्मनाक शब्द कहे थे। मैं गुस्से और शर्म से कांपता हुआ घर आया था और माँ को सब कुछ बता दिया था। उस दिन माँ देर तक खामोश रही। अब सब कुछ साफ था। माँ ने खुद को नहीं, मुझे बचाने के लिए ये फैसला लिया था। उन्होंने कहा, वो लोग तुम्हारे मन में जहर भर देते, तुम्हें मुझसे दूर कर देते। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अपने बेटे की नज़रों में मैं गिर जाऊं। मैं चाहती हूं कि तू एक अच्छा इंसान बने, सम्मान से जिए। मैं चुप था, लेकिन माँ की बातें मेरे दिल में उतर रही थीं। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहा, मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन बेटा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, ताकि तू किसी का मुंह न ताके खुद अपनी किस्मत लिख सके। अगली सुबह मेरी माँ मुझे पास के एक स्कूल में ले गई और मेरा एडमिशन करवा दिया। अब मेरी दुनिया बस किताबों में सिमट गई थी। मैं दिन रात पढ़ाई करता रहा, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश में लगा रहा। न दोस्तों की खबर थी, न दुनिया की, बस माँ थी, और माँ का वह संकल्प था। मगर एक सवाल था जो हर रोज मेरे जहन में दस्तक देता, घर में पैसे कहाँ से आते हैं? माँ तो कहीं काम पर नहीं जाती थी और न ही कोई हमसे मिलने आता था। धीरे धीरे माँ का व्यवहार भी बदलने लगा था। अब वो मुझे अपने पास नहीं सुलाती थी। मेरे लिए एक अलग कमरा था, जिसका दरवाज़ा हर रात अंदर से बंद हो जाता था। दिन में माँ ज्यादातर चुप रहती और रातें कुछ छुपाने जैसी लिखती। एक दिन मैं अपने कमरे में घुटन महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनजाना बोझ मेरी छाती पर रखा हो। मैं बाहर निकला तो देखा माँ रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी। मैं बोला, माँ, मुझे थोड़ी देर छत पर जाना है, हवा खानी है। माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।
बिना मुझे देखे ही बोली, नहीं बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। आसपास के घरों से लोग देखते हैं, कोई शिकायत कर देगा तो। माँ के लहजे में डर और झुंझलाहट दोनों थे। मगर माँ, मैं तो बस, मैंने धीरे से कहा। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी नहीं, बस मेरी बात मानो। माँ का जवाब सुनकर मैं चुपचाप लौट आया, लेकिन दिल के अंदर एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा था। क्यों, आखिर क्यों मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही थी? मैं कौन सी गलती कर रहा था? उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं थी, दिल बेचैन था, मन सवालों से भरा हुआ। मैं सच में जानना चाहता था कि माँ मुझे ऐसी बातों से क्यों रोकती हैं। उस दिन मेरा दिल भी कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। कुछ देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे की तरफ चला गया। मेरी नज़र अचानक दूसरी चारपाई पर पड़ी। मैं वहीं बैठ गया और बोला, माँ, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, मैं यहीं सोना चाहता हूँ। मेरी नज़र बार बार उस चारपाई पर टिक गई। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं चौंक गया। उस चारपाई पर तकिया भी रखा था और बिस्तर भी। मैंने पूछा, माँ, ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? माँ की सांस रुक गई, वे घबराई हुई सी लग रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने वैसे ही रखी है। पर मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं बोला, माँ, ये चारपाई तुमने रखी है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा। आप मुझे अपने कमरे में आने तक नहीं देती, फिर ये क्यों? माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये चारपाई मैंने किसी मकसद से रखी है। इस पर तेरे पापा की आत्मा आती है। मैं ठिठक गया। पापा की आत्मा? मैंने तो पढ़ा था कि ऐसी बातें बस कहानियों में होती हैं। मैं उन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और माँ से अपने शक का जिक्र किया। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज़ देखता तो मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठता। मैं खामोश था, लेकिन भीतर ही भीतर एक फैसला कर चुका था, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। माँ की चीज़ों पर नज़र रखूंगा, और सबसे जरूरी, मैं किसी भी तरह छत पर जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। लेकिन इन सब से पहले कुछ ऐसा हो गया जिसने मेरी सोच की दिशा ही बदल दी। उस दिन मैंने माँ से छुपकर एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे कोई काम नहीं आता था, क्योंकि अब तक मेरा जीवन बस पढ़ाई और माँ की बातों में बीता था। लेकिन अब मैं खुद कमाना चाहता था। मुझे कोई बड़ा सपना नहीं था, बस इतना जानना चाहता था कि माँ पैसे कहाँ से लाती है, कौन है जो उन्हें हर महीने मदद करता है, या फिर कोई है भी या नहीं। लेकिन माँ ने कभी कुछ नहीं बताया। मगर उस शाम एक ऐसा वाक़या मेरी आंखों के सामने हुआ जिसने मेरी सोच को झकझोर कर रख दिया और माँ की हकीकत धीरे धीरे मेरे सामने आने लगी। माँ को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि वह हर पाई पाई का हिसाब बड़ी सावधानी से रखती है, क्योंकि घर में पैसा हमेशा कम ही होता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सारे गहने जो कभी पापा के नाम से हमें मिले थे, वे वैसे के वैसे कमरे में पड़े थे। लेकिन माँ ने उन गहनों को किसी के लिए भेजा नहीं था। उल्टा, मैंने देखा कि वह उन गहनों को पहनने लगी थी। मुझे तो लगता था जैसे मेरी माँ विधवा नहीं। गांव में तो मैंने कई बार विधवा औरतों को देखा था जो गम में डूबी, फटे पुराने कपड़े पहने, सफ़ेद साड़ी में निस्सहाय सी दिखती थी। लेकिन मेरी माँ का हाल कुछ अलग था। वह खुद को सजाती संवारती, मेकअप लगाती, लिपस्टिक लगाती, गले में मंगलसूत्र और हाथों में झंझनाते गहने पहनती। अपनी उम्र को छुपाने की कोशिश करती, जैसे खुद को कभी बुरा न होने देना चाहती हो। मैं माँ की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर वह एक दिन आने वाला किस्सा जिसने मुझे माँ की तरफ शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं जिस दुकान में काम करता था, वहीं एक दिन मैं विकी नाम के लड़के से मिला। वह लड़का मुझे बार बार गहराई से देखता था, कभी मेरी तरफ ध्यान से देखता तो कभी पानी का गिलास देकर मुस्कुराता। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा गांव कहाँ है? फिर पता चला हम दोनों एक ही गांव के थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। विकी ने कहा, तुम यहाँ आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ तो रातों रात मोहल्ला छोड़कर कहीं चली गई और तुम भी कहीं नजर नहीं आए। हम तो सोचने लगे थे कि कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। मैंने पूछा, तुम अपनी बात पूरी करो, क्या कहना चाहते हो? वो हंसा और बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। फिर उसने पूछा, तुम्हारी माँ ठीक है? मैंने कहा, माँ ठीक है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मुझे माँ के बारे में कुछ बताओ, पर वह चुप रहा। बस इतना कहा, तुम जैसे बेटे मजबूर होते हैं, अपनी माँ के किरदार की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। उसकी बातों में कहीं न कहीं एक छिपा हुआ ताना था जो मुझे अंदर से झकझोर गया।
मेरे मन में शक गहरा होता जा रहा था। मैं अब चाहता था कि किसी भी सूरत में मैं अपनी माँ को रंगे हाथ पकड़ लूं। अब मैं समझदार हो चुका था। जमाने की चाल ढाल, लोगों की ऊंच नीच, सब कुछ मुझे अच्छे से पता था। मेरे मन में एक ही ख्याल था, माँ किसी से मिलती है, किसी ऐसे आदमी से जिसके साथ उनका कोई रिश्ता जरूर था, या फिर कोई ऐसी बात थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से माँ ने रातों रात गांव छोड़कर शहर आना ही बेहतर समझा। मैं ये सोचता रहा कि माँ बिना किसी मदद के कैसे इतनी सफाई से ये सब कर पाए होगी। अब तो मैं हर छोटी से छोटी बात पर उनकी नज़र रखने लगा था। और आज रात करीब 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला, तो मैंने तय किया था कि आज मैं माँ के कमरे की तहकीकात जरूर करूंगा, खासकर उस दूसरी चारपाई के बारे में जो वहां रखी थी। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे के बाहर रखा जूता देखा, मेरी सारी हिम्मत धड़ाम से गिर गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ के कमरे के बाहर किसी और आदमी के जूते रखे हुए थे। उन जूतों को देखकर मुझे सब समझ आ गया। माँ के साथ आज कोई और भी था, कोई ऐसा जो रात के सन्नाटे में हमारे घर आया था। मैंने तुरंत फैसला किया कि माँ के कमरे में जाकर उनकी बातों के बीच में टोकना सही नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाने से बेहतर है कि मैं बाहर बैठकर इंतजार करूं, देखूं कि वो आदमी कौन है और वह कब घर से बाहर जाता है। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन दिल बेचैन था, आंखें चौधिया रही थी। आंगन में बैठना उस ठंडी रात में मुमकिन नहीं था, मगर माँ के कमरे में होने वाली हर हरकत पर नजर रखना भी जरूरी था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से सीधा माँ के कमरे के दरवाजे को देखना शुरू किया। रात गहराती जा रही थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन मेरा मन अलग था, जैसे किसी अपराधी को रंगे हाथ पकड़ने का इंतजार हो। मैं जागता रहा, निगाहें टिकाए, सांसें रोके, लेकिन सुबह के करीब 5 बजे मेरी आंखें भारी हो गईं। बस कुछ ही पल के लिए पलकें झपकी और वहीं मैं नींद में चला गया। जब आंख खुली और बाहर आया, तो देखा माँ रोज की तरह बाहर के कामों में लगी थी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज। मैं हड़बड़ा कर बाहर आया, उस जगह को देखा जहां रात को वो आदमी के जूते रखे थे, मगर अब वहां कुछ नहीं था। कमरे के अंदर भी कोई असर नहीं दिख रहा था। चारपाई वैसी की वैसी थी, दरवाजा बंद था। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं चाहता था माँ से सवाल करूं, मगर मेरे पास पूछने को कुछ ठोस नहीं था। लेकिन मेरा शक अब और गहराने लगा था। अगली रात मैं तय कर चुका था कि इस बार नींद आने की बजाय मैं घर के बाहर बैठकर उस आदमी का इंतजार करूंगा। शाम ढलते ही मैं बाहर आ गया। मन भारी था, लेकिन उम्मीद थी कि आज कुछ तो सच सामने आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद डर सताने लगा कि कहीं माँ मुझे देख न लें। इसलिए मैं चुपचाप आंगन में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद माँ अपने कमरे से बाहर आई और मेरे पास आकर बोली, राज बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझसे नहीं बताओगे? मैं चुपचाप बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम कितने दिनों से मुझ पर शक कर रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर कौन आता है, मैं रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ, और ये सारे जेवर किसके लिए हैं। माँ के मुंह से जो बातें निकली, उन्होंने मेरा दिल झकझोर दिया। मैं हैरान था। माँ ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और कहा, तुझे क्या लगता है बेटा, मैं नहीं जानती कि तेरे दिल में क्या चल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। मैं रोने लगा। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को माँ ने चुपचाप देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारे सामने अपने जीवन का हर राज खोल दूंगी। तुम्हें सच सच बता दूंगी कि इन सब चीजों के पीछे क्या वजह है, क्यों मैं ऐसी हूँ, और कौन है वो जो इन सब का हिस्सा है। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, बस मुझे अंधेरे में मत रखो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई पराया या दुश्मन नहीं। माँ थोड़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, तो सुनो, इस संडे को तुम्हारी शादी तय की है मैंने। अगर तुम मेरी मर्जी से ये शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर जो भी फैसला तुम करोगे मैं चुपचाप उसे मान लूंगी। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। सवाल तो बहुत थे, किससे, क्यों इतनी जल्दी, और ये शादी किसी सौदे की तरह क्यों लग रही थी। मैंने उस वक्त कोई सवाल नहीं किया, बस माँ की बात मान ली और संडे का इंतजार करने लगा, एक ऐसा संडे जो मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल सकता था। अब मैं 22 साल का हो चुका था। माँ चाहती थी कि मैं घर बसा लूं। संडे का दिन आया। माँ मुझे सुबह सुबह एक बड़ी सी कार में बैठाकर एक आलीशान घर में ले गई। घर बहुत बड़ा था, इतना कि मैं देखता रह गया। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, जो हमें देखकर तुरंत सलाम ठोकते हुए गेट खोलने लगे।
हमारे स्वागत में वह गंभीर लेकिन आदर से झुके हुए थे। माँ चुपचाप मुस्कुरा रही थी। माँ ने मुझे बड़े सम्मान से एक कमरे में बिठाया। कुछ देर बाद 7 नौजवान वहां आए और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं? मैंने सिर हिला दिया, क्योंकि मैं सच में नहीं जानता था कि माँ मेरी उस लड़की से शादी क्यों करवा रही है, जिसके साथ 7 भाई भी थे। थोड़ी देर बाद मैं शादी के मंडप पर बैठा था और मेरी दुल्हन भी मेरे बगल में थी। हमारी शादी संपन्न हो गई थी। शादी की खुशी के बीच मेरा मन उस एक सवाल से परेशान था, प्रतिमा में ऐसी क्या कमी थी कि माँ ने मेरी शादी उन्हीं से तय की। शादी के बाद पता चला कि प्रतिमा एक टांग से लंगड़ी थी। शायद इसी वजह से कोई नौजवान उससे शादी करने को तैयार नहीं था। फिर ये 7 भाई जो उसके साथ थे, माँ और उन लोगों के बीच क्या रिश्ता था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मगर इतना जरूर था कि मेरी शादी प्रतिमा से हो गई थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, उसकी मुस्कान में भी एक अलग सी ताकत थी। लेकिन मेरी खुशी उस राज के सामने फीकी पड़ गई जो माँ ने मुझसे छुपाया था। मैं जानता था कि वह मेरी माँ है, एक विधवा औरत जो शायद अपने किस्से के बोझ तले दब चुकी थी। मैं उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। मैंने माँ से कहा, माँ, अब आपने जो वादा किया था उसे निभाने का वक्त आ गया है। मैंने आपकी बात मानी, अब आप भी मुझे हर बात सच सच बता दीजिए। माँ ने मेरी आंखों में देखा, एक धीमी सी मुस्कान दी और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन एक वादा करना होगा, ये बातें कभी अपनी पत्नी प्रतिमा से साझा मत करना। मैंने सिर हिलाया और उनके पास बैठ गया। माँ की आवाज में अब कामपपन था, लेकिन वो कामपपन बरसों के दर्द से भरा था। देख बेटा, माँ ने कहना शुरू किया, इस जमाने में औरत चाहे जितनी भी पवित्र क्यों न हो, अगर वो अकेली है, विधवा है, तो लोग उसे जीने नहीं देते। गांव में भी मेरे साथ यही हुआ। हमारा घर छोटा सा था, तू मेरे साथ सोता था, लेकिन गांव के बहुत से घटिया लोगों की नजर मुझ पर थी। माँ की आंखें अब भरने लगी थीं। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ खुलती थी और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हर रोज उस खिड़की से मुझे ताकते थे। उनकी नजरें कपड़े उतारती थी, औरत की इज्जत नहीं देखती थी, बस जिस्म देखते थे। शुरुआत में मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ती गई। कुछ लोग खिड़की से झांकते, कुछ तो दरवाजे तक चले आते थे बहाने बनाकर। मुझे डर लगने लगा था। कई बार मन करता था कि तेरे साथ जहर खाकर मर जाऊं, लेकिन फिर सोचती थी, अगर मैं चली गई तो तेरा क्या होगा। मैं स्तब्ध बैठा था, एक शब्द नहीं निकल पा रहा था मेरे मुंह से। हर दिन डर, घुटन और अकेलापन बढ़ता गया। मैंने गांव वालों से मदद मांगी तो उल्टे ताने मिले। किसी की बीवी होती तो संभालता, अकेली औरत को कौन देखेगा। ऐसे वाक्य रोज सुनने पड़े बेटा, रोज। माँ की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और फिर उसने कहना शुरू किया वो सच जो बरसों से उसके सीने में कैद था। बेटा, उस दिन हमारी खिड़की किसी ने तोड़ दी थी। मैं कांप गई थी, समझ गई थी कि अब कोई भी हद पार कर सकता है। और फिर एक रात एक आदमी अचानक मेरे कमरे में आ गया। उसने खुद को पूरी तरह से कपड़े से ढक रखा था। मैं डर गई थी, लेकिन जब उसकी आंखों में देखा तो कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। वो कोई और नहीं, तेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त था। जिस लड़ाई में तेरे पापा देश के लिए शहीद हो गए थे, उसी युद्ध में उस आदमी की बीवी और बच्चे भी मारे गए थे। मैंने हैरान होकर माँ को देखा। वो बोली, उसने मुझसे कहा, आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि आपके पति ने मुझ पर बहुत एहसान किए थे। मैं उनके परिवार को बेसहारा नहीं देख सकता। वो आदमी जोर जबरदस्ती नहीं करता था, बस हर बार यही कहता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने शादी तो नहीं की उससे, लेकिन मैंने गांव छोड़ दिया और उसके साथ शहर आ गई, क्योंकि गांव की निगाहें मुझे खा रही थीं और मैं रोज मर रही थी। शहर में उसने मेरे और तेरे नाम से एक कमरा किराए पर लिया। लोगों से कहलवा दिया कि मैं उसकी पत्नी हूं और तू उसका बेटा, ताकि कोई मुझे बुरी नजर से न देखे और तू एक सम्मान के साथ बड़ा हो सके। वो आदमी हमारा साया बन गया बेटा। तेरी स्कूल की फीस, घर का राशन, इलाज, कपड़े, सब कुछ उसने किया और बदले में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने भी हमेशा सुहागनों की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ताकि दुनिया हमें कमजोर ना समझे, तुझे कोई शर्मिंदा न करे। माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, वो लड़की जिसे तुमने देखा था, जो अपाहिज थी, वह मेरी वजह से तुम्हारी पत्नी बनी। उस लड़की को मैं बहुत सुंदर समझती थी, पर वह अपनी तकलीफों के साथ अकेली थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैंने सोचा,
जिन लोगों ने हमें इतना कुछ दिया, उनके एहसान के बदले मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा दी। माँ ने एक पल के लिए सांस ली और फिर बोली, अब बताओ बेटा, मैं गलत हूँ या सही? वो आदमी जो हमारे खर्चों का ख्याल रखता है, जो कभी भी मुझसे कोई मदद नहीं मांगता, जो अमीरों से भी कभी बात नहीं करता, और जिसका जूता तुमने मेरे कमरे के बाहर देखा था वही वह है। और जो चारपाई मैंने तुम्हारे कमरे में रखी है, वो उसी आदमी के लिए है। क्योंकि आज तक मैंने अपने कमरे में किसी गैर आदमी को नहीं बैठने दिया। वो आदमी रोज आता, उस चारपाई पर बैठता, कुछ घंटे रहता और फिर चला जाता। माँ ने मेरी ओर झुककर कहा, अब तुम बताओ बेटा, क्या मुझे उस आदमी के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी या नहीं? माँ की बातें सुनकर मेरा मन उलझन में पड़ गया। मैं परेशान था, क्योंकि ये सारी बातें मेरे लिए बिल्कुल नई थीं और समझना मुश्किल था कि मैं क्या सोचूं। मैंने मन ही मन ठाना था कि अब माँ के राज से जूझने की बजाय उसे समझने की कोशिश करूंगा। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, मैं तो शादी कर चुका हूँ। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उन अंकल के साथ शादी करने पर राजी हूँ। चलो, मान जाओ, मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा और खुद तुम्हें उस आदमी के पास छोड़कर आऊंगा। मैं इतना तंगदिल नहीं हूं कि अपनी माँ की खुशियों पर रोक लगाऊं, सिर्फ अपनी शान बचाने के लिए। मेरी बात सुनकर माँ के आंखों में आंसू भर आए। वो रोने लगी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दो बातों का वादा करो। एक, तुम मुझ पर दोबारा कभी शक मत करना, और दूसरा, ये समझो कि तुम्हारी माँ अकेली इस जमाने से लड़ रही है। मैंने इसके लिए इस दुनिया से बहुत जंग लड़ी है। तुम ही तो हो मेरा सहारा। अगर तुम भी मुझ पर शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को जोर से गले लगाया। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैंने महसूस किया कि सच में समाज की बेवजह की सोच और ताने एक औरत को कितनी मजबूर कर देते हैं। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर खुद को सही साबित करे, फिर भी उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ एक बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूँ। मेरा सोतेला बाप भी कभी कभार हमसे मिलने आता है, और वह भी एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।